नमस्कार, कैसे हैं बच्चों आप लोग। अब तो आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे, नाम बताना ज़रूरी है। डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपके फिज़िक्स टीचर। पिछले काफ़ी लेक्चर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं, समझे भी हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और अगर नहीं देखा है किसी ने तो अब देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको हर लेक्चर में बताती आई हूँ, वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप लोग जानते हैं। मैं एक उनकी थॉट बताती हूँ, आप लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके बताना कि किसका है। बताऊँ मैं? सक्सेस ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर प्रेजेंट। मतलब समझे इसका? आपके आज में आपके कल का सीक्रेट छिपा हुआ है। आप आज क्या करते हैं वो डिफाइन करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर फ्यूचर में आपको सक्सेसफुल होना है तो आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज मेहनत नहीं करी, आपने सोचा कि हम बाद में कर लेंगे, तो समय तो निकल गया, समय वापस नहीं आना है, ठीक है। 12th एक बार निकल गई, एक बार का लग गया कि आपके परसेंटेज डाउन हो गए, एक बार आप फेल हो गए या सप्लीमेंट्री आ गई, तो वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी रखनी है, लगातार पढ़ाई को करते रहना है, ठीक है बच्चों। अब किसका है ये थॉट, बता सकते हो आप लोग? याद आया कुछ? एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम साहब का। ग्रेट साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के। ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ा कीजिए बच्चों। एक अलग ही एनर्जी फ्लो होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ऐसे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं, उनके थॉट्स पढ़ा कीजिए, उनके मोटिवेशनल वीडियो सुना कीजिए, उनके जो सोच है, उनके जो थॉट्स है, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तभी आप लोग क्या कर पाएंगे? सफल हो पाएंगे। ऐसी ही एनर्जी के साथ, ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मोटिवेशनल एनर्जी के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक फिजिक्स का। ये मान सकते हैं कि फिजिक्स का हार्ट है ये, क्योंकि अगर ये चीज आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो फिजिक्स अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम हमारा नया लेक्चर। डिपेंड है, बेस्ड है किस पर? प्रकाशिकी पर। नाम सुना हुआ कहीं ये? प्रकाशिकी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड, चाहे वो सन की लाइट है, चाहे ट्यूब लाइट है, लाइट से रिलेटेड जो भी फिजिक्स है, लाइट के पीछे जो भी फिजिक्स है, लाइट के कारण जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सब को हम किस में पढ़ते हैं? इसी ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। बिना प्रकाश के तो जीवन ही संभव नहीं है। अगर सूरज नहीं उगेगा तो क्या हम उठेंगे? हम उठेंगे ही नहीं, सोते रहेंगे अरे यार अभी तो सूरज ही नहीं उगा है ना। पहले के टाइम में मोबाइल, घड़ी ये सब थोड़ा ना हुआ करती थी। सूरज उगता था तो उठते थे, सूरज ढलता था तो सो जाते थे। सूरज के हिसाब से ही चलता था दिन हमारा। तो वैसे ही पूरा जीवन, या हम ये कहें जो पूरा संसार है, वो इस प्रकाश के कारण ही है। प्रकाश नहीं है तो कुछ भी जीवन संभव नहीं है, ना हमारा, ना संसार में किसी और जीव का। चलिए, प्रकाश के पीछे, ऑप्टिक्स के पीछे फिजिक्स क्या है, हमें वो पढ़नी है। बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा फिलोसॉफी पे हम नहीं जाएंगे। हम ऑप्टिक्स, फिजिक्स क्या है प्रकाशिकी की, लाइट की फिजिक्स क्या है, हमें वो पढ़नी है। चलिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है? प्रकाश क्या होता है। अगर प्रकाश को डिफाइन करना है, प्रकाश की हमें डेफिनेशन देनी है, प्रकाश को समझेंगे कैसे? आपको बोर्ड पे दिख रहा है अभी, लेकिन अगर मैं ये लाइट बंद कर देती हूँ तो क्या आपको बोर्ड पे दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको बोर्ड पे किस लिए दिख रहा है? जो भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये किस लिए दिख रहा है? क्योंकि लाइट जल रही है। अगर मैं अंधेरा कर देती हूँ तो आपको, चाहे ये काला लिखा हुआ है, चाहे व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दिखता हमें कब है? जब लाइट हमारी आंख पे गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस से जाती है, तब हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, तभी हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाती है तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमारी आंखों पर
दृष्टि संवेदना मतलब हमें देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती है या जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है। ये तो हमारी फिलोसॉफिकल डेफिनेशन हुई, प्रकाश क्या है, ये सारी फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है। लेकिन अगर साइंटिफिक डेफिनेशन पूछी जाए कि लाइट की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, तो आपकी जो लाइट की साइंटिफिक डेफिनेशन स्टार्ट होगी वो यहां से होगी। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे हमने ये बोर्ड पे लिखा है लाइट आई, ये हमारी लाइट लगी हुई है, लाइट आई इस बोर्ड पे गिरी, बोर्ड से टकरा कर आपकी आंखों पर आई, तब आपको ये चीज दिखाई दी। अगर ये टकरा के नहीं जाएगी तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो परावर्तित होकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हमें दिखाई देता है। चलिए, अब प्रकाश के कुछ गुण भी होने चाहिए। प्रकाश क्या गुण दिखाता है, प्रकाश के अंदर क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम वो भी देख लेते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। सन की लाइट क्या दिखती है, स्टार्स की लाइट दिखती है, चंद्रमा की लाइट दिखती है, नहीं दिखती है। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें बाकी की वस्तुएं दिखाई देती है। अगर लाइट नहीं होगी तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो खुद नहीं दिखता है हमें, वो सिर्फ अपने होने की, अपनी उपस्थिति का भास कराता है, हमें अभिभास कराता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। कोई भी अगर चमकीली सरफेस होगी, जैसे दीवार ही है, दीवार पे लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे कोई कपड़ा लगा रखा होता तो लाइट रिफ्लेक्ट होती नहीं होती। कोई भी चमकदार, एकदम शार्प, एकदम चमकीली वस्तु होनी चाहिए, उसी से ही प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट रे क्या कहा जाता है, लाइट रे, रे का मतलब क्या है, जो स्ट्रेट लाइन में जाता है, जो सीधा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पाथ से विचलित भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा सीधा सीधा ही जाएगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो अपना पाथ डेविएट कर लेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये भी कौन सा फिनोमिना है, पढ़ा है 10th के अंदर आप लोगों ने। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो हमें दिखता है, जो हमें सनलाइट दिख रही है, बहुत सारी ऐसी वेवलेंथ हैं जो दिखती नहीं है, वो अदृश्य प्रकाश होता है। लेकिन कुछ लाइट ऐसी है जो हमें दिखती है, सन की लाइट ऐसी है जो हमें दिखती है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका एमसीक्यू के बेस से आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, या अभी हो सकता है कि 12th में सेक्शन ए में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है। तो लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है बच्चों, पता है? एंगस्ट्रॉम दूरी को नापने की इकाई है। कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में ले तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बहुत छोटी सी अगर डिस्टेंस है तो उसको नापने के लिए एंगस्ट्रॉम काम में लिया जाता है। लिखा कैसे जाता है, कैपिटल ए और उसके ऊपर ये गोला बनाकर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूरी को नापने का, बहुत छोटी दूरी को नापने का। देख लीजिए 10⁻⁻10 मीटर, हम मीटर कहते हैं इतना सा, 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर आप स्केल में देखते हो इतना सा होता है, उसका भी हम क्या कर दे, 10⁻⁻8 कर दे, मतलब 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 से भी ज्यादा, इतना अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो एंगस्ट्रॉम के इक्वल बनेगा। जो आपके अणु परमाणु आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो अणु परमाणुओं का जो भी साइज जो होता है वो भी एंगस्ट्रॉम की रेंज का ही होता है। तो यहां हमने पढ़ा प्रकाश क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हमें डिफाइन करना है कि लाइट क्या होती है तो हम डेफिनेशन देके कैसे बता सकते हैं, और प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अलग अलग नाम से आ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइट के कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, या आपसे ये पूछा जा सकता है प्रकाश के गुण लिखिए, उसकी प्रॉपर्टीज लिखिए। तो करना हमें यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आपका जो कोर्स है, यह हम प्रकाशिकी की बात करें, जो हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन सी, प्रकाशिकी
प्रकाशिकी के दो टाइप्स मान सकते हैं हम। एक होता है रे ऑप्टिक्स, इसको हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। इंग्लिश के साथ थोड़ा सा फेमिलियर होना ही पड़ेगा। हम हर जगह पे इतने टिपिकल हिंदी के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं साइंस के अंदर, आपको याद भी नहीं रहेंगे। अगर मैंने रे कहा, आपको फट से दिमाग में आ गया कि किरण होती है, लेकिन आपको उस वक्त याद नहीं आएगा किरण लिखना है हमें यहाँ पे। वेव ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं? तरंग प्रकाशिकी। क्या डिफरेंस है दोनों में? आगे जब अपन और नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश ही एक ऐसा अवयव है, या प्रकाश ही एक ऐसी चीज है जो दोनों तरह के व्यवहार दिखाती है। वो तरंग की तरह भी चल सकती है और किरण की तरह भी चल सकती है। उसका वेव नेचर भी होता है और उसका रे नेचर भी होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। रे ऑप्टिक्स, किरण ऑप्टिक्स में ये माना जाता है कि प्रकाश किरण की तरह चलती है, रे की तरह चलती है, एक सीधी दिशा में चलती है, ठीक है। और अगर अपन वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में ये माना जाता है कि प्रकाश ऐसे वेव की फॉर्म में चल रहा है। वेव कब बनती है? वेव जब बनती है जब एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दे देता है, दूसरा पार्टिकल अपनी एनर्जी तीसरे पार्टिकल को दे देता है। एनर्जी का जब ट्रांसमिशन होता है, ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है, तब तरंग बनती है। इस केस में लाइट खुद ट्रैवल कर रही है, लेकिन इस केस में लाइट खुद ट्रैवल नहीं करती है, वो अपनी एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसमिट करती है। तो जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, हम किरण प्रकाशिकी की बात करेंगे, तो हम लाइट को हमेशा ऐसे रे की फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे। और अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तरंग प्रकाशिकी की बात करेंगे, तो हम वेव्स की बात करेंगे। हम ये मानेंगे कि लाइट वेव है, लाइट की एक वेव है, या हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारी लाइट का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ जा रहा है, ठीक है। रे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, एक सिंगल लाइन जो है वो तो रे कहलाती है। लेकिन अगर मैंने ऐसी बहुत सारी लाइंस बना दी, अगर मैंने ऐसी बहुत सारी लाइंस ऐसे बना दी, तो ये क्या कहलाता है? इसको भी रे कहेंगे क्या हम? इसको क्या कहेंगे? बीम कहेंगे, लाइट बीम कहेंगे। ऐसी बहुत सारी रेज जब एक साथ बंच बना देती है तो उसको लाइट बीम कहा जाता है, और जब ये सिंगल है तो उसको रे कहा जाता है, ठीक है। ये तो हुए टाइप्स। ऑप्टिक्स के टाइप्स कितने आपके कोर्स में? दोनों हैं। आपके फिजिक्स के 12th के कोर्स में जो सबसे बड़ा चैप्टर, मैंने क्या कहा, हार्ट है फिजिक्स का, 12th के फिजिक्स का हार्ट है। आपकी ऑप्टिक्स अच्छी है, अपने आप आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि लगभग 20 नंबर आपके पूरे ऑप्टिक्स के अंदर कवर होते हैं। 100 में से 20 नंबर पूरे ऑप्टिक्स के हैं अंदर आपके, ठीक है। तो अगर आपकी ऑप्टिक्स अच्छी है तो आगे ना तो आपको ड्यूअल नेचर में दिक्कत आएगी, ना ही आपको आगे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे उसमें कहीं दिक्कत आएगी। तो ऑप्टिक्स आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, यू लेक्चर वाइज भी देखा जाए तो सबसे लेंथी है, सबसे बड़ा है। इसके 3 पार्ट्स है आपके कोर्स के अंदर, इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको ऑप्टिक्स के टाइप्स बताए कि ऑप्टिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में एक और पार्ट इसका दे रखा है जिसके अंदर हम प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस लाइट पर काम करते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, वो कैसे काम करते हैं, उनका डेरिवेशन क्या होता है, वो सारी चीजें हमें उसमें पढ़नी है, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। जो हमारा सबसे पहला है वो है रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी। मतलब लाइट को हमें किरण की तरह मानना है, एक रे की तरह मानना है। इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लाइट का रिफ्लेक्शन, परावर्तन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा इसके अंदर हमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन को यूज किस एपरेटस में लिया जाता है, वो आता है मिरर, दर्पण।
दर्पण कितने तरह का होता है, वो किस तरह से इमेजेस बनाता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं। तीसरी चीज हमें पढ़नी है इसके अंदर मिरर फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के हिसाब से। मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र डिराइव करना, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ प्रकाश की एक घटना, कौन सी, परावर्तन की घटना। अब हमें करना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तब मैंने कहा लाइट या तो सीधी जाती है या जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से मुड़ जाती है। तो ये वाली फिनोमिना वो फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, उसको हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस कितने तरह के होते हैं, किस तरह से इमेजेस बनाते हैं, लेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, वो सारी चीजें। ये चैप्टर न केवल थ्योरी के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का जो आपका चैप्टर था, अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर था, उसमें 80% हम मान सकते हैं कि डेरिवेशंस थे, ठीक है। 20% के करीब ही कुछ थ्योरी थी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर 50% न्यूमेरिकल्स हैं, 50% डेरिवेशन है और 50% आपकी थ्योरी आती है। थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी इसके अंदर, पूरा जो आप फिगर बना रहे हो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में तो आप नहीं लिखोगे, सीधा डेरिवेशन स्टार्ट किया तो भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको पूरा लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम फिनोमिना लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन, पता है आप लोगों को क्या होता है? पढ़ा है कहीं? कौन सी क्लास में पढ़ा था? 8th क्लास में पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। कभी बॉल को दीवार पे मारा है? मारा ही होगा। तो बॉल को जब अपन दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है, वो बॉल वापस से बाउंस होके आती है, इसी को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट भी जब कभी किसी चिकने चमकदार किसी ठोस सरफेस पर, किसी ठोस सतह पर गिरती है तो वहां से टकरा के वापस से आ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको थोड़ा सा अपन फिगर से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके नियम बताएंगे। किसी भी चीज को जब अपन बना के फिगर से बनाते हैं ना तो अच्छे से समझ में आता है। एग्जाम में भी जब आप लोग ऐसे फिगर बना के आएंगे ना तो एक्सटर्नल आपकी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, वो फिगर देख के ही समझ जाएंगे। ये हमारा दर्पण है जो कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। इस पर ये हमारी एक लाइट इंसिडेंट हुई है, लाइट आपतित हुई है, ठीक है। एरो भी बता रहे हैं कि लाइट इस तरफ आ रही है, ये एरो ये बता रहा है लाइट इस तरफ आ रही है, ये एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब लाइट उस तरफ जा रही है, ठीक है। अभिलंब जो हमारा दर्पण है उस पे 90 डिग्री पे जो बनाया जाता है उसको अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल है, अभिलंब है, जिसने दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है, जो एंगल बनाया है, वो क्या है, ये अभिलंब है हमारा, ठीक है ना, ये अभिलंब है। अभिलंब के साथ इंसिडेंट रे ने, आपतित किरण ने जो कोण बनाया है, इसको हम आई डिनोट कर रहे हैं, इंसिडेंस एंगल कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। अब हो क्या रहा है, ये लाइट आई, यहां पे टकराई और टकरा के वापस से चली गई, जैसे बॉल दीवार पे मारी, टकरा के वापस से आ गई। तो ये लाइट आई, यहां से टकराई और टकरा के वापस से चली गई, बाउंस बैक हो गई। लाइट का बाउंस बैक होना, इसी को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभिलंब के साथ आई एंगल बनाया, आई लाइट इंसिडेंट हुई और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसने जो अभिलंब के साथ एंगल बनाया है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, ठीक है। अब इसमें समझने की चीज क्या है, क्या माध्यम बदला, हवा में था तो हवा में ही हुआ ना, आई लाइट वो भी हवा में ही है और गई लाइट वो भी हवा में ही है। परावर्तन में माध्यम कभी भी नहीं बदलता है,
लाइट जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस चली भी जाती है। तो ये सिंपल अगर हमें परावर्तन को समझाना है तो हम इस तरह से फिगर बना के एग्जाम में समझाएंगे, बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे आपको, एक्सटर्नल भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, नियम, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। वैसे पढ़े आप लोगों ने, पिछली क्लासेस में पढ़े थे, क्या था? पहला, सबसे पहला जो हमारा नियम है वो क्या है, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के हमेशा बराबर होगा। 90 डिग्री पर अगर लाइट आएगी तो जाएगी भी 90 पर ही, 30 डिग्री पर अगर लाइट आएगी तो जाएगी भी 30 पर ही, 45 पर आएगी तो 45 पर ही जाएगी। जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। अगर याद हो तो एक छोटे थे तो एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, 8th की बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक जो आपकी NCERT के है उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। क्या था, 2 सिंपल हॉलो सिलेंडर्स ले लिए थे और एक जगह से कुछ चाहे तो माइक से या क्लॉक की या किसी की भी कुछ आवाज डाली थी और दूसरी जगह से सुन रहे थे, तो उसको घुमा रहे थे, जहां से सुन रहे थे ना उसको घुमा रहे थे, तो ये पता चला कि एक ही जगह पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई थी। वो कितनी थी, जितने एंगल पर हमने क्लॉक को रखा था उतने ही एंगल पर हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रही थी। तो वही हमारा रिफ्लेक्शन के नियम को समझाने वाला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा जो इसका नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने इन तीनों को एक ही पेपर पे बनाया है। ये एक प्लेन पेपर है, इस प्लेन पेपर पे हमने इसको आराम से बना दिया। इसका मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। नेक्स्ट, मैंने जब टॉपिक्स बताए आपको तब मैंने बताया कि परावर्तन में हमें पढ़ना किसको है, दर्पण को, मिरर को। मिरर कैसा होता है, सबके घरों में ना मिरर, तो आजकल तो आपके बाइक पर भी, स्कूटर पे भी, 2 व्हीलर पे भी, 4 व्हीलर में भी, सब में मिरर लगा हुआ होता है, कांच लगा हुआ होता है। कैसे बनाया जाता है मिरर, थोड़ा पता है आप लोगों को? सिंपल ग्लास होता है, प्लेन ग्लास जो अपने विंडोज पे, दरवाजों पे इस पे लगता है, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टिंग लेयर लगाई जाती है, एक परावर्तक परत लगाई जाती है और फिर उसके पीछे एक कोई हार्ड सरफेस, कार्डबोर्ड या कोई भी हार्ड सरफेस कुछ भी ले सकते, जैसे एल्युमिनियम की शीट लगा दी या कोई कार्डबोर्ड लगा दिया, कोई लोहे की पत्ती लगा दी जो उसको सपोर्ट करे, उस तरह से ये मिरर बनता है। मिरर में एक तरफ का जो पोर्शन है उसको हमेशा या तो कलई कर दिया जाता है या फिर उस पर कोई एक लेयर लगा दी जाती है। अब लेयर किसकी लगाई जाती है, जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल हो, जो सबसे अच्छा परावर्तक माध्यम हो, उसी की ही लेयर लगाई जाती है। कौन सा है सबसे बेस्ट, ध्यान है? मिरर आप खरीदने जाते हो, मेले में जाते हो, 10 रुपए का मिरर भी मिलता है, और अगर आप बड़े शोरूम में जाओगे तो 2000 का मिरर भी मिलेगा। क्या डिफरेंस है, आप तो कहोगे ना 10 रुपए का वहां पे भी मिल रहा है, मेले में भी मिल रहा है, तो ये दुकान वाला, शोरूम वाला 2000 क्यों ले रहा है? क्वालिटी का फर्क होता है। जो आपने ग्लास काम में लिया उसकी थिकनेस कितनी है, आपने जो पीछे रिफ्लेक्टिंग लेयर लगाई है वो क्या लगाई है, उस पर डिपेंड करती है उसकी कॉस्टिंग। ठीक है, तो मिरर बनाया कैसे जाता है, कोई भी एक चिकना पारदर्शी माध्यम लेकर उसके पीछे कलई कर दी जाती है, किसकी? लाल ऑक्साइड के लेप की। और लाल ऑक्साइड के लेप की जगह हम सिल्वर को भी काम में ले सकते हैं, चांदी को भी काम में ले सकते हैं। सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर, जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है वो सिल्वर को माना जाता है। सिल्वर की जितनी हम मोटी लेयर लगाएंगे उतनी मिरर की कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। जो छोटे 10 रुपए 20 रुपए में मिरर मिलते हैं उसमें सिल्वर की नहीं लगाई जाती बल्कि एल्यूमिनियम की कोटिंग लगाई जाती है, इसलिए वो सस्ता मिलता है। सिल्वर की कोटिंग होगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, जो वो रिफ्लेक्टिंग बिहेवियर दिखाएगा वो उतना ही अच्छा दिखाएगा। तो क्या किया जाता है, एक चिकना पारदर्शी माध्यम लिया जाता है, उसके दूसरी तरफ एक तरफ पर एक लेपिंग कर दी जाती है, किसकी? लाल ऑक्साइड की या सिल्वर की, चांदी की, और जो एक फेस है उसको चिकना ही रखा जाता है। बना के बताओ थोड़ा सा, चलिए बनाते हैं अपन इसको। जैसे ये मेरा एक मिरर है, ये मेरा एक कांच है, हमने क्या किया, इसके इस तरफ वाले फेस को ओपेक बना दिया,
ये जो डैश डैश लाइन बनी हुई होती है ना, इससे पता चल जाता है कि ये मिरर है। और ये वाला फेस जो इसका मतलब राइट वाला जो फेस है वहां पे कलई की गई है, और जो इसका लेफ्ट वाला फेस है वो कैसा है, एकदम चिकना है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग फेस कहलाता है। लाइट को हमेशा इस रिफ्लेक्टिंग फेस पर ही डाला जाता है, कभी भी ओपेक फेस पर नहीं डाला जाता। ठीक है, जैसे आप लोग क्लासरूम में बोर्ड्स देखते हैं तो एक तरफ तो, या आपके घरों में भी जो कांच लगा हुआ होगा, देखना आप उसमें एक तरफ तो कांच है और दूसरी तरफ कुछ या तो लकड़ी लगी होगी या कोई कार्डबोर्ड लगा होगा, वो हमारा ओपेक मीडियम कहलाता है, जो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, एक हार्ड सरफेस देने का काम कर रहा है। अब दर्पण के भाग कितने होते हैं, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, उसकी आकृति के हिसाब से दर्पण को कभी भी उसकी साइज, उसकी क्वालिटी, उसके हिसाब से नहीं बांटा जाता है। दर्पण की जो 3 कैटेगरी है, दर्पण के जो 3 प्रकार है, वो सिर्फ उसकी आकृति के हिसाब से किया जाता है। तो दर्पण को उसकी आकृति के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समतल दर्पण, जो हम हमारे घरों में देखते हैं सिंपल, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनेगा? एक कांच का गोला लिया, उसका एक पोर्शन कट कर दिया, एक तरफ का ओपेक बना दिया, एक तरफ का रिफ्लेक्टिंग बन गया, तो ये हमारा बन गया गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, प्लेन होता है, जैसा कि हमारे घरों में सिंपल मिरर लगा हुआ होता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, एक खोखली कांच की बॉल ले ली हमने, काट कर उसके एक पृष्ठ पर हमने कलई कर दी और दूसरे पृष्ठ को हमने क्या रखा? रिफ्लेक्टिंग ही रखा, पारदर्शी रखा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। हम इनको फिगर पे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कैसा बनता है। थोड़ा सा अपन फिगर से देखते हैं ना, तो वो चीज याद रह जाती है हमको कि कैसा है हमारा। अब हमें फिगर से हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं तो याद रहेगा कि कैसा है। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा प्लेन मिरर। ये प्लेन ग्लास है, जैसा घरों में अपना मिरर होता है, सबके घरों में मिरर होता है। उसके दूसरी तरफ को ऐसा, ये जो डैश डैश लाइन है ना, ये बताती है कि हमने इस वाले पार्ट पर कलई करी है, और ये वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग है। लाइट जो इंसिडेंट होगी वो कहाँ होगी? लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी। हमेशा जो पारदर्शी पार्ट होता है, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग फेस कहते हैं, हमेशा लाइट उसी पर ही आनी चाहिए। इधर आएगी तो कुछ होगा ही नहीं, लाइट तो वहीं से वापस बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा टाइप हमने क्या बताया? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बना? ये हमने एक गोला लिया कांच का और इसको मैंने यहां से कट कर दिया ऐसे, तो यही पोर्शन बना ना, ये वाला पोर्शन, ये इसी कांच का छोटा सा कटा हुआ पोर्शन है। अब अगर मैं अंदर वाला, जो कटोरी जैसी होती है अपनी, अंदर एक कटोरी के अंदर वाला फेस होता है और एक बाहर वाला फेस होता है, तो जो अंदर वाला फेस है अगर मैं उसको रिफ्लेक्टिंग रहने दूं और जो बाहर वाला फेस है उसको मैं ओपेक बना दूं, उस पर मैं कलई कर दूं, तो ये कैसा दर्पण कहलाता है? ये कॉनकेव मिरर कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये तो हमारा समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। आपकी जो कटोरी है वो भी एक तरह से अवतल दर्पण ही है, क्योंकि उसके अंदर का रिफ्लेक्टिंग होता है। आप कटोरी में देखोगे आपको चेहरा दिखेगा आपका। उसी तरह से चम्मच में भी अंदर से ऐसा राउंड शेप होता है ना, तो ये जो अंदर वाला फेस होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉनकेव, अवतल दर्पण कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम अंदर वाले फेस को ओपेक कर देते हैं, जो कटोरी के अंदर वाला पार्ट है अगर मैं उसको ओपेक कर दूं और जो बाहर वाला पार्ट है उसको रिफ्लेक्टिंग रखें, तो वो मिरर हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो सिर्फ संरचना के हिसाब से बांटा गया है। अगर प्लेन है तो उसको समतल दर्पण कहेंगे, और अगर गोले का पार्ट काट दिया है तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये दोनों हमारे दर्पण कौन से हैं? गोलीय दर्पण हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया? एक पोर्शन को ओपेक बना दिया और एक पोर्शन को रिफ्लेक्टिंग बना दिया। जैसा कटोरी है तो कटोरी में दोनों ही होते हैं, उत्तल भी होता है अवतल भी होता है। जो उसका अंदर वाला फेस होता है ना, ये क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा, और उसका जो बाहर वाला फेस है वो क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। चम्मच में भी होता है, अंदर भी इस तरह का शेप होता है, वो अवतल है, और जो बाहर वाला शेप है वो उत्तल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे
टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कितने टाइप्स का होता है? तो दो टाइप्स के होते हैं, समतल और गोलीय। गोलीय वापस हमने उसका कौन सा पार्ट ऑपेक किया है उसके हिसाब से दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। नेक्स्ट, ये अभी जो हमने बताया थोड़ा सा और डिटेल में है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में मेनली इसी को ही पढ़ना है, गोलीय दर्पण को ही पढ़ना है। प्लेन मिरर तो 8th में पढ़ के आए हैं, हमें उसको नहीं पढ़ना है, हमें किसको पढ़ना है? गोलीय दर्पण को ही बेसिकली पूरा डिटेल में पढ़ना है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल कैसे बना? जैसे ये मेरा मिरर है, इसका अंदर वाला जो पार्ट है वो परावर्तक बन गया और जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैंने पॉलिश कर दिया या मैंने उसके ऊपर कोई कलई कर दी, ठीक है। उसी तरह से उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? जो गोले वाला पार्ट है वो परावर्तक हो जाएगा, मतलब जो बाहर वाला पार्ट है वो परावर्तक हो जाएगा और जो अंदर वाला पार्ट है वो पॉलिश किया हुआ होगा। ध्यान क्या रखना है? लाइट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग फेस पर ही इंसिडेंट करना है। अगर अवतल है, कॉनकेव है, तो लाइट इस पर आएगी, ये इधर लाइट आएगी हमारी, ठीक है, ऐसे लाइट आएगी। और अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव था हमारा, ये कॉन्वेक्स है, ये वाला कॉनकेव है, अवतल है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, उत्तल है। इसमें ये वाला रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। इनके एक और नाम भी है, एग्जाम में कई बार दूसरे नाम से भी पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए इसका क्या नाम है। वो आगे जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे उससे समझ में आएगा कि इसका क्या नाम है। अब हमें दर्पण से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। डेफिनेशंस जो उसके स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन करती है। दर्पण का ध्रुव, उसका पोल, जैसे अगर मैं यहाँ पे दर्पण बनाती हूं, ये मैंने दर्पण बनाया, ठीक है, इसका जो ये सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र, अब क्योंकि ये दर्पण है तो किसी न किसी कांच के गोले का बना हुआ है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इस सेंटर को ही क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, C से डिफाइन किया जाता है, ये वक्रता केंद्र है हमारा। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? गोले की जो त्रिज्या है वही तो त्रिज्या होती है। तो C और P के बीच की जो ये दूरी है इसी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, R से डिफाइन किया जाता है इसको। ठीक है, अब इसी को ही जो मैंने आपको बताया है उसको हम अच्छे से फिगर से बताते हैं। ये देखिए, ये हमारा कौन सा दर्पण हुआ? मैंने क्या बताया? कटोरी से याद रखना है आपको, कटोरी के अंदर वाला अवतल, कटोरी के बाहर वाला उत्तल। तो ये हमारे कटोरी के अंदर वाला है, इसलिए ये कौन सा हुआ? हमारा अवतल दर्पण हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। और ये बाहर वाला है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब जो अपन ने 3 परिभाषाएं पीछे पढ़ी उसको हमने इस फिगर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये मिरर का सेंटर, इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। मैं दोनों के लिए आपको साथ साथ समझा रही हूँ। ये पोल है, ठीक है। गोला जिससे बना हुआ है, हमारा मिरर जिससे बना हुआ है, उसका कोई ना कोई केंद्र है, इसको क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, C से डिफाइन किया जाता है। अगर अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो जो हमारा C होगा वो कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा, ये लेफ्ट साइड में है ना। और अगर उत्तल दर्पण होगा तो C राइट साइड में होगा, ठीक है। इसी तरह से C और P के बीच की जो ये दूरी है, C और P के बीच की दूरी, इसको क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, R से लिखा जाता है। इसमें भी क्योंकि हमारा अवतल दर्पण में जो भी मेजरमेंट किए जाते हैं, मैथ्स में आप लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो 0 से लेते हैं। तो ये जो हमारा पोल है इसको ओरिजिन माना जाता है, 0 पे माना जाता है।
अब इस पोल के लेफ्ट के जो भी मेजरमेंट होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, राइट के जो भी मेजरमेंट होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो अवतल के केस में क्योंकि सारे मेजरमेंट लेफ्ट में जा रहे हैं तो सब नेगेटिव होंगे। उत्तल के केस में सारे मेजरमेंट राइट में जा रहे हैं इसलिए वो पॉजिटिव होंगे। तो अगर अपन अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, वो नेगेटिव होगी, -r लिखी जाएगी। ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए क्योंकि r का जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो राइट में किया जा रहा है तो इसके लिए जो r होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। राइट, यहां तक। अब हमने कहा द्वारक, ये जो मिरर के दो एंड्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनके बीच की जो ये दूरी है इसको कहा जाता है द्वारक, एपर्चर कहा जाता है इसको। इधर भी ये द्वारक है हमारा। ठीक है। पोल, ये पोल है, ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला जो ये एक्सिस है, जो ये अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है। तो जो डेफिनेशंस अपन ने पीछे पढ़ी उसको हमने फिगर पे भी बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अब आपको याद रहेगा कि कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस कैसे ली जाती है, अवतल में नेगेटिव क्यों ली जाती है, उत्तल में पॉजिटिव क्यों ली जाती है। याद रखना है पूरे इस चैप्टर के अंदर जो भी मेजरमेंट हम लेफ्ट में लेंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे, जो भी मेजरमेंट राइट में लिए जाएंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। आगे देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव, पोल और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो सीधी रेखा है, जो अक्ष है, उसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है। जो P और C से निकल रहा है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, लाइट आती है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मिरर से टकराने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाती है। जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है उसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। लेकिन कौन सी लाइट, लाइट तो बहुत सारे एंगल्स पे आ सकती है ना। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, मुख्य अक्ष था, उसके समांतर जो रेखाएं आती है, जो लाइट इंसिडेंट होती है, वो सारी लाइट मिरर से टकराने के बाद एक ही पॉइंट से पास होगी। चाहे 10 लाइट हो, चाहे 15 लाइट हो, सारी की सारी जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो सारी पैरेलल रेज एक ही कॉमन पॉइंट से पास होती है। उसी कॉमन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। एफ से, कैपिटल एफ से इसको डिनोट किया जाता है। और मुख्य फोकस और पोल, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है, स्मॉल f से लिखा जाता है। फिगर से समझे इसको। देखिए, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि इसका कटोरी का बाहर वाला शेप है। ये है हमारा कॉनकेव अवतल, कटोरी के अंदर वाला। ये पर्पल जो शेड दे रखा है ना, ये रिफ्लेक्टिंग फेस को दिखा रहा है। अब अवतल के केस में क्या हो रहा है, ये है हमारा अवतल वाला, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है। रेस पैरेलल आ रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, जो एक रे पैरेलल जाती है। ये मान लिया यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे मेरा पोल है। ठीक है। C और P के बीच की जो दूरी है वो हमने R से लिख दी। ठीक है। अब क्या हो रही है, जो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो सारी रेज मिरर के रिफ्लेक्टिंग फेस से टकराएगी, टकरा कर ये एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। ये देखिए, ये सारी रेज एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। इसी कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जनरली ये जो मुख्य फोकस है वो C और P के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में होता है, बिल्कुल आधा होता है। ठीक है। उसी से एक रिलेशन निकाला गया। C और P तो हमारा कितना है, R है। ठीक है। F हमने कहा C और P के बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब जो PF होगा वो CP/2 होगा, R/2 होगा। जो वक्रता त्रिज्या है उसका आधा, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, क्योंकि इसी दूरी को तो हमने फोकल लेंथ कहा था। ये दूरी, यही तो हमारा
फोकस दूरी थी, फोकल लेंथ थी। तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। कई बार होगा कि न्यूमेरिकल में आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी होगी, लेकिन फॉर्मूले में तो हमारे फोकल लेंथ आती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेशन यही होता है F = R/2, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है। ठीक है, डिफरेंस क्या आ जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन का। अवतल दर्पण में जो रेज पैरेलल आई, मिरर से टकराने के बाद एक ही कॉमन पॉइंट से पास हुई, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? रेज आएंगी तो ऐसे ही पैरेलल, लेकिन अब क्या करेगी? ये इससे टकरा के इधर जाएगी। देखिए एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो, ये टकरा के इधर जा रही है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। तो आएगी लाइट, टकराएगी और इधर चली जाएगी। अब जो ये पीछे की तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट्स, अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं सारी लाइट्स को, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी लाइट्स एक कॉमन पॉइंट इस F से पास होके आ रही है। इसी कॉमन पॉइंट F को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और पोल, ये हमारा पोल था, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। अब फिगर से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। पिछली क्लास में मैंने क्या कहा था? पिछली स्लाइड में हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि पोल से जो भी मेजरमेंट लेफ्ट में किए जाएंगे वो नेगेटिव होंगे, और पोल से राइट में जो भी मेजरमेंट किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब देखिए अवतल के केस में जो फोकस दूरी नापी जा रही है वो इधर नापी जा रही है ना, ऐसे, मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं। तो अवतल के केस में R नेगेटिव होता है, F भी नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है समझ में आ गया ना? न्यूमेरिकल में कभी भी ये नहीं दे रखा होगा कि F नेगेटिव लेना है, वहां दे रखा होगा अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी इतनी है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, अवतल है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होती है। ठीक है, दूसरी चीज, ये सारी जो लाइट्स हैं वो सही में जाकर इस पॉइंट F पर मिलती है, इसलिए जो ये F पॉइंट है, जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, वो एक रियल पॉइंट है, वास्तविक बिंदु है। ठीक है, तीसरी चीज, सारी लाइट एक जगह पे आके मिल रही है। ये देखो ना, ये लाइट आई, ये भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये सारी लाइट्स एक ही जगह पे जाके मिल रही है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसा लग रहा है कि सारी लाइट्स एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही है। जब मिलने वाली होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं, इकट्ठी होना कहते हैं। तो ये जो मिरर है हमारा, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल के केस में समझे, अवतल में हमारा जो R होगा वो यहां से, मान लिया ये C है मेरा, तो ये राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है तो R पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि R का आधा होता है, P और F के बीच की दूरी है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लाइट को ऐसा मान रहे हैं कि ये जो डाइवर्स होके जा रही है, ये जो बिखर के पीछे की तरफ जा रही है, ये अगर इसको बढ़ाया जाए तो इस पॉइंट से निकलेगी। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट F है वो F क्या है? हमारा इमेजिनरी पॉइंट है, रियल पॉइंट नहीं है, एक काल्पनिक बिंदु है। ठीक है, और इसमें क्या हो रही है? लाइट बिखर रही है। लाइट जैसे ये फोकस पॉइंट है, इससे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो लाइट बिखर रही है। इसलिए इस तरह के मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कह रहे हैं। तो कई बार हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको इस तरह से दे दिया जाए, एक डाइवर्जिंग मिरर है या एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो हमें अपने आप ये चीज याद होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अवतल दर्पण है, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, और जो F पॉइंट है वो रियल पॉइंट होगा क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को। ठीक है, और अगर अपन उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो F हमारा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, F पॉइंट इमेजिनरी होगा, रियल पॉइंट नहीं होगा, और ये लाइट को डाइवर्स कर रहा है, बिखेर रहा है। ठीक है, ये हो गए हमारे मुख्य परिभाषाएं मिरर से रिलेटेड। मिरर से रिलेटेड हमारी जो भी डेफिनेशन है, क्योंकि हमें ये डेफिनेशंस पता होगी तो हमें आगे के जो हम रे डायग्राम्स बनाएंगे या हम कोई डेरिवेशन करेंगे या हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये चीज अगर पता होगी तभी हम ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज और है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, अगर वो नहीं समझे आप तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, साइन कन्वर्जन, जो इसके अंदर चिन्ह परिपाटी काम में ली जाती है, कब हम किसको पॉजिटिव ले, कब हम इसके नेगेटिव लें, ये सारे एक नियम बनाए गए हैं। ये नियम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा मिरर है, ये हमारा दर्पण है।
दर्पण से जितने भी इधर के मेजरमेंट होंगे, लेफ्ट के मेजरमेंट, ये देखो ये एरो बना करके भी बता रखा है, ये जितने भी लेफ्ट के मेजरमेंट है ये, क्योंकि इसको हम ओरिजिन मानते हैं, ये है हमारा, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, इससे लेफ्ट के जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे और राइट के जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के मेजरमेंट होंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो भी इसके नीचे के मेजरमेंट होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। उसमें भी तो आप ऐसे ही करते हो, ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाते क्या करते हैं अपन, जैसे ये ग्राफ बनाया अपन ने, तो ग्राफ में जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो यहाँ ली जाती है, जो भी नेगेटिव एक्स की वैल्यूज, ये एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश एक्सिस है, तो जो भी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है वो यहाँ लेते हैं, एक्स की नेगेटिव वैल्यू यहाँ लेते हैं, वाई की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर लेते हैं, वाई की नेगेटिव वैल्यू नीचे लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं ग्राफ में। ग्राफ बनाते हैं ना अपन, किसी भी चीज का ग्राफ बनाते हैं, मैथ्स में बनाते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें ग्राफ बनाते हैं, तो यही चीज काम में ली जाती है। इसी चिन्ह परिपाठी को हम यहाँ पर हमारे मिरर में भी काम में लेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी काम में लेंगे। डेरिवेशन जब भी करेंगे तो इसी चिन्ह परिपाठी को लेकर हम उसके अंदर साइन लगाएंगे कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जो हमारी रे आती है, जो हमारी लाइट आती है, या हम ये कहें कि जो हमारी वस्तु रखी जाती है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वो हमेशा यहां रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को, जो हमारी वस्तु है उसको हमेशा यहाँ रखा जाएगा, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग फेस होगा उससे पहले रखा जाएगा। और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो दूरी होती है ये, इसको यू कहा जाता है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी, ये यू होती है। तो क्योंकि हमने कहा ऑब्जेक्ट को तो हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट में रखा जाता है, और लेफ्ट के सारे मेजरमेंट नेगेटिव होते हैं, तो यू हमेशा ऑलवेज, चाहे कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी केस हो, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इमेज जो हमारी बन रही है, जो हमें उसका इमेज दिखाई दे रही है, जो हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अगर वो राइट साइड में है तो नेगेटिव है, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिव है। क्योंकि इमेज अलग अलग केसेस में अलग अलग बनते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, हमारा मिरर कौन सा है, इन सारे केसेस पर इमेज डिपेंड करती है। तो अगर इमेज जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के लेफ्ट में है तो नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर मिरर के राइट में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। मिरर, मान लिया मेरे जो इमेज बनी वो यहां बन गई, तो इमेज मेरी ये है और मेरा मिरर ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको वी लिखा जाता है। अगर इमेज राइट में बनी है तो वी पॉजिटिव, इमेज लेफ्ट में बनी है तो वी नेगेटिव हो जाएगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक है, फोकल लेंथ हम पहले ही बता चुके हैं, कॉनकेव है तो कैसी होगी, नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ठीक है, एक और चीज हमें समझनी है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वस्तु है उसकी ऊंचाई या उसकी लंबाई, और जो हमारा प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई, ये ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे रखा जाता है। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे ऊपर की तरफ ऐसे रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा h1 से डिनोट की जाती है। तो h1 हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही केस में हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, h2 डिपेंड करता है कि हमारी इमेज कैसी बनी। अगर इमेज उल्टी बनती है तो यह नीचे की तरफ बनती है, और इमेज अगर सीधी बनती है तो ये ऊपर की तरफ बनती है। अगर उल्टी इमेज बनी है तो नेगेटिव है, सीधी इमेज बनी है तो पॉजिटिव है। बस ये चीजें हमें याद रखनी है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में ही अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए हम उसके अंदर साइन लगा के, डेरिवेशन को साइन लगा के और आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस चिन्ह पाठी को थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं, जो चीज अभी मैंने आपको बताई उसी को ही हम यहाँ पे अच्छे से डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिख रहा है ना अच्छे से, देखिए ये हमारा मिरर है। ठीक है, मिरर के इस तरफ के लेफ्ट साइड के जो भी मेजरमेंट है वो सारे नेगेटिव, ठीक है, राइट साइड के जो भी मेजरमेंट है वो सारे पॉजिटिव।
नीचे के जो माइनस वाई एक्सिस होता है उसमें जो भी मेजरमेंट है वो नेगेटिव, और प्लस वाई डायरेक्शन की जो भी मेजरमेंट है वो सारे पॉजिटिव। लाइट हमेशा ऐसे ही आएगी, ठीक है। लाइट की जो डायरेक्शन होगी, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कोई भी केस हो, लाइट हमेशा ऐसे ही आएगी और ऑब्जेक्ट को हमेशा यहीं पे रखा जाएगा। ये चेंज हो सकती है इमेज, ये डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, कितनी दूरी पे रखा है, कौन सा मिरर काम में लिया, उसके अकॉर्डिंग होता है। इसलिए ये चेंज हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज कहाँ पे बनी है। तो वी चेंज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यू क्या है, इस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी है, ये यू है, ठीक है। और इमेज और मिरर के बीच की जो दूरी होती है इसको v लिखा जाता है। तो u तो ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को यहीं रखा जाएगा। v डिपेंड करेगा, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, राइट साइड में है तो पॉजिटिव। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा ऐसे ही जाएगा, इसलिए h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर इमेज उल्टी बन रही है तो नेगेटिव, इमेज सीधी बन जाए, बाय चांस मेरी यहाँ इमेज बन जाए तो वो हमारा इरेक्ट इमेज कहलाएगा, सीधी इमेज कहलाएगा। इस केस में हमारा h2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। 10th क्लास में आपने बहुत सारे रे डायग्राम्स पढ़े थे। आज जो कुछ पढ़ाया है कुछ भी 12th के कोर्स का नहीं है, आपके बुक में दे जरूर रखा है, लेकिन ये सब आप 10th में पढ़ के आए हो। तो आज का आपका होमवर्क है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे जो हम टॉपिक्स करेंगे उसके लिए ये रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो आपका होमवर्क है आज का, 10th क्लास की बुक उठाओगे, उसके अंदर से जितने भी रे डायग्राम बनाए गए हैं अवतल के लिए और उत्तल के लिए, हर केस के लिए, वो आप एक बार प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी, आपको बताऊंगी कि किसका कैसा बनेगा, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करके आनी है, रिवीजन जरूर करके आना है। क्योंकि अगर रे डायग्राम आपको समझ में नहीं आया कि कब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं और इमेज कहाँ बनती है, तो आगे के डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएंगे। आगे के डेरिवेशंस को अगर समझना है तो आज का ये होमवर्क है, करके आओगे। इसको नहीं समझ में आए तो मुझे पूछोगे, ठीक है। तब तक बने रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, खुद भी देखें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिल सके। हम हर चीज़ को बहुत ही सीधी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। बने रहेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आगे भी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।